हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है, जिसमें पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल जो है यह प्रारंभ में हमने आपको पाषाण काल पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको कि प्रारंभ में केवल पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था और नव पाषाण काल। क्या था? नव पाषाण काल था। क्योंकि इसके पहले तक जो है केवल दो ही भागों में विभाजित किया गया था पाषाण काल में, लेकिन बहुत बाद में मध्य पाषाण काल को इसमें जोड़ दिया गया। और जोड़ा क्यों गया? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी इन दोनों के बीच में जो इसकी भी विशेषताएं पाई जाती थी, पूरा पाषाण की भी विशेषताएं पाई जाती थी और नव पाषाण की काल की भी विशेषताएं पाई जाती थी। यानी कहा जाए कि पूरा पाषाण की काल की जो विशेषताओं को पूर्ण रूप से ये त्याग नहीं पाया था और नव पाषाण काल की विशेषताओं को यह पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसको हम और भी नामों से जानते हैं। इसको हम संक्रांति काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति काल भी कहते हैं। इसे अनुपूरा पाषाण काल भी कहा गया। अनुपूरा पाषाण काल भी कहा गया। इसको आद्य नव पाषाण काल भी कहा गया। आद्य नव पाषाण काल भी कहा गया। इसे माइक्रोलिथिक भी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक भी कहा गया। ठीक है, देखिए माइक्रोलिथिक जो दो शब्दों से मिलकर बना है और ये इसमें मेसोस और लिथोस दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है मध्य। इसका मतलब होता है मध्य और लिथोस का मतलब होता है पाषाण। क्या मतलब होता है? पाषाण। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल इसे भी कहते हैं और इसको कई नाम दिया गया। संक्रांति काल, अनुपूरा पाषाण काल, आद्य नव पाषाण काल और माइक्रोलिथिक भी कहा गया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास सर्वप्रथम इसी काल में हुआ। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास जो है इसी के समय हुआ। यानी तीर और धनुष का जो खोज थी या कहिए तीर धनुष का प्रयोग जो है इसी काल में हुआ। दूसरा, इसमें मानव अस्थिपंजर इसी काल में मिले सर्वप्रथम। कब? सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर जो है मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम मिले। और शवों को दफनाने की प्रथा, याद रखिएगा, शवों को दफनाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम इसी काल में प्रारंभ हुआ। इसकी तीन विशेषताएं याद रखिएगा। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास इसी समय हुआ। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास इसी के समय हुआ और मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम इसी काल में मिले, मध्य पाषाण काल में। और शवों को दफनाने का यानी मुर्दों को दफनाने का प्रक्रिया जो है सबसे पहले इसी काल में शुरू हुई। ठीक है, आइए हम इस काल के उपकरण को देखते हैं। इस काल के उपकरण को हम देखते हैं। इस काल में जो उपकरण थे अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते थे। क्या होते थे? उपकरण जो होते थे इस काल में, उपकरण जो होते थे छोटे आकार के होते थे।
छोटे आकार के होते थे और इनकी जो साइज होती थी 1 से 5 सेंटीमीटर होती थी। कितना? 1 से 5 सेंटीमीटर होती थी और इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल का जो उपकरण होता था छोटे आकार के होते थे, 1 से 5 सेंटीमीटर इनकी साइज होती थी और इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। और ये जो इस काल के उपकरणों का जो विकास है, जो उच्च पुरा पाषाण कालीन ब्लेडों से हुआ था। किससे? ब्लेडों से हुआ था। ठीक है। तो इसका जो मध्य पाषाण काल के उपकरण का विकास किससे हुआ था? उच्च पुरापाषाणकालीन ब्लेडों से हुआ था। और याद रखिएगा, सबसे पहले मध्य पाषाण का उपकरण जो है विंध्य क्षेत्र में AC कार्लाइल ने 1867 में खोजा था। ठीक है। कब खोजा था? 1867 में AC कार्लाइल 1867 में AC कार्लाइल ने विंध्य के क्षेत्र में खोजा था। कहाँ? विंध्य के क्षेत्र में इन्होंने खोजा था। ठीक है। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को AC कार्लाइल ने विंध्य के क्षेत्र में खोजा था। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल के उपकरण छोटे आकार होते थे, इनका साइज 1 से 5 सेंटीमीटर होता था, इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। और मध्य पाषाण काल के उपकरणों का विकास किस काल से हुआ था? उच्च पुरापाषाणकालीन ब्लेडों से हुआ था। ठीक है। और 1867 में AC कार्लाइल ने विंध्य के क्षेत्र में जो है सर्वप्रथम मध्य पाषाण उपकरणों को खोज किया था। ठीक है। आइए, और ये कहाँ ये उपकरण जो है असम और आपके सिक्किम में नहीं मिलते हैं। असम और सिक्किम, और देखिए मध्य गंगा घाटी में इसके उपकरण मिलते हैं। मध्य गंगा घाटी में इस काल के उपकरण मिलते हैं, लेकिन शेष गंगे क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। शेष गंगे क्षेत्र में उपकरण नहीं मिलते हैं। ठीक है। असम, सिक्किम और शेष गंगे क्षेत्र यानी मध्य गंगा घाटी को छोड़कर और भी जो गंगा के और भी भाग हैं वहां पर जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण नहीं मिलते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं भूवैज्ञानिक युग इसका क्या था। इसका भूवैज्ञानिक युग था, यानी मध्य पाषाण काल का भूवैज्ञानिक युग क्या था? होलोसीन युग। क्या था? होलोसीन युग। किस युग में था? होलोसीन युग में था। ठीक है। और इनकी जीवन पद्धति क्या थी? इनकी जीवन पद्धति ये लोग क्या करते थे? जंगली फल फूल और आपके कंदमूल आदि को संग्रह करते थे। इनका जीवन पद्धति कैसा था? इनका जीवन पद्धति कैसा था? जंगली फल फूल, कंद, इन सब चीज़ों को ये लोग संग्रह करते थे और खाते थे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये लोग जो है जंगली घासों के दानों को एकत्र करना शुरू कर दिए थे। जंगली घासों के दानों को एकत्र करना शुरू कर दिए थे। ठीक है। ये लोग जंगली घासों के दानों को एकत्र करना शुरू कर दिए थे और कहा जाता है इसी से जो है नवपाषाण काल में जो है जब कृषि का प्रारंभ होता है तो इन्होंने संग्रह करने की प्रवृत्ति भी, उत्पादन और संग्रह दोनों प्रारंभ होता है मध्य नवपाषाण काल में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका देखिएगा, अब इसका हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक इसमें और चीज़ याद रखिएगा आप लोग, इसमें ये लोग जो है छोटे जानवरों को खाना, बड़े जानवरों की जगह छोटे जानवरों का शिकार प्रारंभ कर दिए थे। शिकार प्रारंभ
किए थे, किए, ठीक है। और इसी मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम जो है लकड़ी की डोंगी का निर्माण हुआ। क्या हुआ? लकड़ी के डोंगी का निर्माण। लकड़ी के डोंगी यानी नाव का निर्माण जो है इसी मध्य पाषाण काल में प्रारंभ होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो उपकरण होते थे छोटे आकार के होते थे, 1 से 5 सेंटीमीटर होता था, और उच्च पुरा पाषाण कालीन ब्लेडों से मध्य पाषाण कालीन उपकरणों का विकास हुआ था। और सबसे पहले 1867 में एसी कार्लाइन ने विंध्य के क्षेत्र में जो है मध्य पाषाण कालीन उपकरणों को खोजा था, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिले थे, इनके कहाँ कहाँ नहीं मिले हैं, याद रखिएगा। असम और सिक्किम शेष गांगेय क्षेत्र में नहीं मिले हैं, मध्य गंगा घाटी मिले हैं। उसको छोड़कर जो शेष गांगेय क्षेत्र है उसमें जो है मध्य पाषाणकालीन उपकरण नहीं मिले हैं। आगे हम मिटाते हैं, हम इनका विस्तार देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपका बागोर हो गया, लंघनाज हो गया, भीमबेटका हो गया, इनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कभी भी चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे नेट हो, एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए, ठीक है। देखिए सबसे विस्तार में हम देखेंगे, विस्तार। देखिए विस्तार में सर्वप्रथम आता है राजस्थान। कौन आएगा? राजस्थान। देखिए राजस्थान में अब देखेंगे ढेर सारे स्थलों से पाया गया है, जैसे लूनी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे पाया गया है, तिलवाड़ा में पाया गया, सोजत में पाया गया है, और आपका जाड़न में पाया गया है, कनवास में पाया गया है, बूढ़ा पुष्कर झील के पूर्वी तट पे पाया गया है। कहाँ कहाँ पाया गया है? लूनी तथा उसकी सहायक नदी घाटियों में। लूनी तथा उसकी सहायक नदी घाटियों में। और कहाँ पाया गया है? आपका सोजत में पाया गया है, कनवास में पाया गया है, सोजत में, कनवास में, और आपका धनेड़ी, बूढ़ा बूढ़ा पुष्कर झील के, बूढ़ा पुष्कर झील के पूर्वी तट पर। कहाँ? पूर्वी तट पे। और आपका ये आपका लेसुआ, बहेरा, मांडपिया, लेसुआ, ये सब सारे स्थल कहाँ हैं? राजस्थान। लेसुआ, बहेरा, मांडपिया, बागोर। कहाँ? बागोर, ठीक है। तो राजस्थान में ये कहाँ कहाँ मिला है? लूनी उसकी सहायक नदी घाटियों में मिला है, सोजत, कनवास, धनेड़ी और बूढ़ा पुष्कर झील के जो पूर्वी तट है वहाँ पर मिला हुआ है, लेसुआ, बहेरा, मांडपिया। और इसमें जो बाघोर है यही बहुत महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम बाघोर को देखते हैं। तो बाघोर के बारे में आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए बाघोर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नेट टीजीटी पीजीटी हो, उसमें सभी में पूछा जाता है। देखिए बाघोर जो है आपके राजस्थान के भीलवाड़ा में है। कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा में है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है? और ये कहा जाता है कि यह जो है बनास नदी की एक सहायक नदी है, कोठारी। बनास नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है कोठारी। कोठारी है, उसी के जो है
बाएं तट पर ये स्थित है। कहाँ पर? बाएं तट पर, बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है। यह बनास नदी जो है उसकी सहायक नदी है। कोठारी उसके बाएं तट पर स्थित है। और इसका उत्खनन किसने और खोज किसने किया है देख लीजिएगा पहले। देखिए इसका जो उत्खनन है जो इसका उत्खनन है आपका जो है BN मिश्र थे और SL लैसनिक थे। ठीक है, BN मिश्र ने और LS लेसनिक जो जर्मनी के विद्वान हैं, इन्होंने इसका खोज किया। क्या किया? खोज इन्होंने इसका किया। ठीक है, तो राजस्थान के भीलवाड़ा में है। बनास नदी की सहायक नदी है, कोठारी के बाएं तट पर स्थित है। और इसका जो खोज है 1967 में जो है, कब? 1967 में जो है BN मिश्र और SL लेसनिक ने किया है। ठीक है, और जो इसका उत्खनन है, इसका उत्खनन BN मिश्र ने किया था 1968 से 1900। उत्खनन जो है इसका उत्खनन 1967 से 1968 के मध्य जो है BN मिश्र जो है 1967 से 1970 के मध्य इसका BN मिश्र ने किया था। ठीक है, ठीक। तो उत्खनन किसने किया? BN मिश्र और LS लेसनिक ने किया 1967 में। और उत्खनन किसने किया? 1967 से 70 के मध्य जो है BN मिश्र ने किया था। ठीक है, आइए हम इसके और विशेषताएं जान लेते हैं। यह भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यह भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। क्या है? मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है, और इसे जो है महासतियों का टीला भी कहा जाता है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। टीला, इसे आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। इसे आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। संग्रहालय भी कहा जाता है। और यहाँ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से बूचड़ खाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। किसका? बूचड़ खाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है और बनास नदी की एक सहायक नदी है, कोठारी के बाएं तट पे। किस तट पे है? याद रखिएगा, किस तट पे है? बाएं तट पर है। ठीक है, और इसका जो खोज है, इसका खोज किसने किया? इसका खोज BN मिश्र ने किया और LS लेसनिक ने किया। ठीक है, ये LS लेसनिक जो थे ये जर्मनी के विद्वान थे। और कब किया था इन लोगों ने? 1967 में किया था। ठीक है, और इसका उत्खनन जो है 1967 से 70 के मध्य, कब? 1967 से 70 के मध्य BN मिश्र ने इसका उत्खनन करवाया था। और यह भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। याद रखिएगा। और महासतियों का, इसे और भी नामों से जाना जाता है। इसे महासतियों का टीला कहा जाता है। इसे आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। किसे? बागोर को क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला भी कहा जाता है और आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और बूचड़ खाने का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये बागोर से ही मिलता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बागोर। देखिए बागोर को जो है दो
वैसे तो 3 कालों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं 3 कालों से मिलते हैं। भागोर से जो है 3 कालों के साक्ष्य मिलते हैं। पहला मध्य पाषाण काल का, पाषाण काल। दूसरा आपका ताम्र पाषाण काल कह लीजिए, या ताम्र काल कह लिए, ठीक है, ताम्र काल। तीसरा आपका है लौह काल का, ठीक है। और मध्य पाषाण काल को जो है 2 उपकालों में विभाजित किया गया है। प्रथम उपकाल, देखिए मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो हम इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम उपकाल, दूसरे को विभाजित किया है द्वितीय उपकाल। कहाँ विभाजित किया है? द्वितीय उपकाल, ठीक है। तो ध्यान देखिए, इसकी अलग विशेषताएं हैं, इसकी अलग विशेषताएं हैं, हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये कहा जाता है यहाँ पर बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण मिले हैं और पशु की हड्डियां भी मिली हैं। इस काल से जो है बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, ठीक है, और पशुओं की हड्डियां, ठीक है, पशुओं की हड्डियां यहाँ से मिली हुई है, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो है यहाँ पर जो है झोपड़ियों का निर्माण तथा फर्श का निर्माण छोटे छोटे टुकड़ों से हुआ था। किससे? झोपड़ियों का निर्माण, झोपड़ियों का निर्माण और फर्श का निर्माण जो है छोटे छोटे फर्श का निर्माण छोटे छोटे टुकड़ों से हुआ था, टुकड़े से हुआ था, ठीक है। तो यानी मध्य पाषाण काल के प्रथम उपकाल में झोपड़ियों का मिलना शुरू हो गया था और फर्श पे जो है छोटे छोटे टुकड़े बिछाकर जो है फर्श बनाया गया था। यहाँ से इस प्रथम उपकाल से एक मानव कंकाल मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? एक मानव कंकाल मिला हुआ है, मानव कंकाल, एक मानव कंकाल मिला हुआ है, एक मानव कंकाल मिला हुआ है। और जो मानव कंकाल मिला है उसका जो सर है, उसका जो सर पश्चिम साइड है और उसका जो पैर है वह पूर्व साइड है। यानी उसका सर पश्चिम साइड है, उसका जो पैर है पूर्व साइड है, ठीक है। और कहा जाता है यह किसी 19-20 वर्ष की महिला का, एक किसी महिला का जो है मानव कंकाल है, महिला का मानव कंकाल है। और इसकी उम्र जो है ये कहा जाता है 19-20 वर्ष है, ठीक है, 19-20 वर्ष थी। देखिए अब द्वितीय उपकाल देखते हैं। द्वितीय उपकाल में क्या होता है? लघु पाषाण उपकरणों की कमी हो जाती है और आखेट और पशुपालन पर आधारित इनका जीवन था, ठीक है। देखिए इनमें लघु पाषाण उपकरण की कमी, द्वितीय उपकाल में क्या होता है? लघु पाषाण उपकरण में कमी। और इस काल में जो है जीवन किस पे आधारित था? आखेट और पशुपालन पे, आखेट और पशुपालन पे, ठीक है, आखेट और पशुपालन पे इनका जीवन आधारित था। और कहा जाता है यहाँ अलंकरण से युक्त हस्त निर्मित मृत भांड मिले हैं। अलंकरण से युक्त
हस्तनिर्मित मृदभांड मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? हस्तनिर्मित मृदभांड मिले हुए हैं। और इसी के साथ ताम्र उपकरण भी मिला है। क्या मिला है? ताम्र उपकरण भी मिला हुआ है। ताम्र उपकरण, ठीक है। मतलब जो आपका मध्य पाषाण कालीन का द्वितीय उपकाल है, इसमें ताम्र उपकरण भी मिले हुए हैं। इस काल में क्या होता है यानी इसका मतलब ये हुआ, जो ताम्र उपकरण मिला, ये कहा गया कि ये जो मध्य पाषाण काल का द्वितीय उपकाल है, यह जो है राजस्थान की जो मालवा की संस्कृति थी, इस काल में जो मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, उसके संपर्क में ये लोग आ गए थे। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संपर्क में ये लोग आ गए थे। संपर्क में ये लोग आ गए थे, ठीक है। तो देखिएगा, द्वितीय उपकाल में जो था, यह लघु पाषाण उपकरण में कमी आ गई थी, ठीक है। और आखेट और पशुपालन ये लोग करना शुरू कर दिए थे, यानी पशुओं को पालने लगे थे। अलंकरण से युक्त हस्तनिर्मित मृदभांड मिला है। ताम्र उपकरण भी मिला है। ये कहा गया कि ये लोग जो है, जो इनका मध्य पाषाण काल द्वितीय उपकाल था, ये लोग इस समय जो है मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संपर्क में आ गए थे, ठीक है। दूसरी चीज कहा गया कि यहाँ से 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। और कहा गया, लेकिन इनका जो सर है वह पूर्व की तरफ है, और जो इनका पैर है वह पश्चिम की तरफ है। और कहा जाता है कि कंकाल के गले में 36 गुर्गियों की बनी हुई एक माला मिली है। यहाँ से कितने मानव कंकाल मिले हैं? 3 मानव कंकाल। 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। और इनका जो दिक् विस्थापन था, यानी इनका जो सर होता था वह पूर्व की तरफ था, और पैर जो था पश्चिम की तरफ होता था। और एक मानव कंकाल के गले में जो है 36 गुर्गियों की बनी हुई एक माला मिली है। एक मानव, पूछ लेगा कभी कभी आपसे एग्जाम में, एक मानव कंकाल के गले में 36 गुर्गियों की माला मिली हुई है। माला मिली हुई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल, देखिए बागोर को वहाँ तीन प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की भी संस्कृति है, ताम्र काल की भी है, लौह काल की भी है। तो हम मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो हम मध्य पाषाण काल देखेंगे। तो मध्य पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया है, प्रथम उपकाल और द्वितीय उपकाल। प्रथम उपकाल में क्या था? यहाँ पर बहुसंख्यक पाषाण उपकरण पाए गए हैं, पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। लेकिन द्वितीय उपकाल में देखेंगे लघु पाषाण उपकरणों में कमी आई है। क्या आई है? कमी आई है, ठीक है। यहाँ झोपड़ियों का निर्माण और फर्श का निर्माण छोटे छोटे टुकड़ों से हुआ था। और कहा जाता है यहाँ एक मानव का एक कंकाल मिला है, एक मानव का कंकाल मिला है। उसका जो सर है वह पश्चिम की तरफ है, और उसका जो पैर है पूर्व की तरफ है। और कहा जाता है कि यह किसी महिला का जो है मानव का कंकाल था, और उसकी उम्र 19 से 20 वर्ष थी, ठीक है। और द्वितीय उपकाल में तो हमने बताया आपको, यहाँ लघु पाषाण उपकरण में कमी आई। यहाँ ये लोग आखेट और पशुपालन करते थे, ठीक है, आखेट और पशुपालन करते थे। और कहा गया यहाँ अलंकरण से युक्त हस्तनिर्मित मृदभांड मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ताम्र उपकरण भी मिले हुए हैं। और यहाँ कहा गया कि मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संपर्क में ये लोग आ गए थे। किसके संपर्क में आ गए थे? मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संपर्क में ये लोग आ गए थे। सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यहाँ से 3 मानव कंकाल मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? 3 मानव कंकाल मिला हुआ है। और एक मानव कंकाल के गले में जो है 36 गुर्गियों की जो है एक माला मिली हुई है, ठीक है। क्या मिली हुई है? 36 गुर्गियों की एक माला मिली हुई है। और जो ये कंकाल था, ये जो 3 कंकाल मिले हुए हैं, इनका ठीक उल्टा देखिए, इनका जो सर था पश्चिम की तरफ था, लेकिन इनका जो सर था ये पूर्व की तरफ था, ठीक है। और ये भी कहा जाता है, ये यहाँ के जो मृदभांड थे पूर्णतः चाक से भी निर्मित किए जाते थे।
चाक से निर्मित मृदभांड, चाक से निर्मित मृदभांड। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा बागोर था। बागोर के अलावा अब हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। ठीक है, गुजरात के बारे में कि वहाँ कहाँ कहाँ किस जगह पे स्थान पाया गया है मध्य पाषाण काल। आइए हम देखते हैं गुजरात में। गुजरात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो लंघनाज है, और लंघनाज से जो है मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य पाए गए हैं। और जिस तरह हम बागोर को डिटेल में पढ़े हैं उसी तरह हम लंघनाज को भी डिटेल में पढ़ेंगे। और लंघनाज के अलावा गुजरात में और भी स्थल पाए गए हैं, देखिए। ठीक है, गुजरात, ठीक है, देखिए गुजरात में जो है आपका अखाज और बलसाड़ा, हीरपुर और लंघनाज। अखाज, बलसाड़ा, हीरपुर, लंघनाज। ठीक है, इसके अलावा मिताली, तरसंग, लोटेश्वर, मिताली, तरसंग, लोटेश्वर, ठीक है, लोटेश्वर और कनेवाल। ठीक है, रतनपुर, कनेवाल, रतनपुर, कनेवाल, रतनपुर और उंड्रेल। ठीक है, इन स्थानों से जो है मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। इनका विस्तार जो था गुजरात में था। गुजरात में कहाँ कहाँ था मध्य पाषाण काल का? अखाज, बलसाड़ा, हीरपुर, लंघनाज, मिताली, तरसंग, लोटेश्वर, कनेवाल, रतनपुर और उंड्रेल। ठीक है, आइए हम देखते हैं अब हम लंघनाज के बारे में। किसके बारे में? लंघनाज के बारे में। लंघनाज के बारे में देखिए, इसका जो खोज है, कहा जाता है इसका खोज जो है भारतीय प्रागैतिहास अभियान दल ने 1941 में किया था, और उत्खनन जो है 1942 से 1963 में दक्कन कॉलेज के, ठीक है, दक्कन कॉलेज के विद्वानों ने किया था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो इसका जो खोज है भारतीय प्रागैतिहासिक अभियान दल ने किया था। किसने किया था? भारतीय प्रागैतिहासिक अभियान दल ने कब किया था? 1941 में किया था। ठीक है, और इसका उत्खनन जो है 1942 से लेकर 1963 तक दक्कन कॉलेज के जो है दक्कन कॉलेज पुणे, और एक उत्खनन जो है उत्खनन आपका किसने किया? 1942 से 1963 के मध्य दक्कन कॉलेज, 1942 से 1963 के मध्य दक्कन कॉलेज। ठीक है, और इसके बारे में और भी थोड़ा तो आप जान लीजिए। इस उत्खनन का संचालन लगभग 7 बार उत्खनन किया गया इसका, और इसका संचालन किसने किया? HD सांगलिया ने किया था, और B सुब्बा राव ने किया था, और KUR केनेडी ने किया था। ठीक है, उत्खनन का संचालन
7 बार उत्खनन हुआ था। कितनी बार? 7 बार। उत्खनन 7 बार हुआ था। एच.डी. सांकलिया ने किया था। एच.डी. सांकलिया ने किया था, ठीक है। और के.यू.आर. केनेडी ने किया था। के.यू.आर. केनेडी ने किया था, ठीक है। और बी सुब्बा राव ने किया था। किसने किया था? बी सुब्बा राव ने, ठीक है। तो देखिए, संचालन एच.डी. सांकलिया ने और के.यू.आर. केनेडी ने, बी सुब्बा राव ने किया था, ठीक है। आइए इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। और कहा जाता है यहाँ जो उपकरण निर्माण की सामग्री थी वह यहाँ पर जो है उपकरण निर्माण की जो सामग्री थी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। उपकरण निर्माण की सामग्री उपलब्ध नहीं थी, यानी इसके कहने का मतलब ये है उपलब्ध नहीं थी। इसके कहने का मतलब ये है यहाँ से जो मध्य पाषाण काल के उपकरण बनाए जाते थे उसके लिए जो सामग्री लगती थी उस सामग्री को बाहर से मंगाया जाता था, ठीक है। और लंघनाज से 14 मानव कंकाल मिले हुए हैं। हमने बाघोर से बताया कि प्रथम उपकाल में 1 मानव कंकाल मिला था, द्वितीय उपकाल में 3 मानव कंकाल मिले थे, ठीक है। लेकिन लंघनाज से आपका कितने मानव कंकाल मिले हुए हैं? 14 मानव कंकाल मिले हुए हैं, ठीक है। जो 13 मानव कंकाल हैं उसका सिर जो है पूर्व की तरफ है और जो पैर है पश्चिम की तरफ है। किस तरफ है? पैर जो है पश्चिम की तरफ है। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हुए हैं। 14 मानव कंकाल मिले हुए हैं और 13 का जो दिग विस्थापन है, ये 13 कंकाल का वो है आपका पूरब और पश्चिम, यानी सर जो है पूर्व की तरफ है और पैर जो है किधर है? पश्चिम की तरफ है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। देखिए इस संस्कृति को भी जो इस लंघनाज है, लंघनाज स्थल को भी जैसे बागोर को 2 उपकालों में विभाजित किया गया था उसी तरह इसको भी यहाँ की लंघनाज को भी 3 उपकालों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। 3 उपकालों में विभाजित किया गया है। प्रथम उपकाल, द्वितीय उपकाल, तृतीय उपकाल, ठीक है। लंघनाज को भी 3 उपकालों में विभाजित किया गया है, द्वितीय उपकाल और तृतीय उपकाल, ठीक है। देखिए प्रथम उपकाल में पशुओं की हड्डियां मिली हुई हैं, मानव समाधान मिले हुए हैं, यदा कदा मृदभांड मिली हुई हैं। प्रथम उपकाल में पशुओं की हड्डियां मिली हुई हैं, ठीक है। और मानव समाधान मिला हुआ है, मानव समाधान मिला हुआ है और यदा कदा यानी कम मात्रा में मृदभांड मिला हुआ है, ठीक है। और द्वितीय उपकाल में आपका लघु पाषाण उपकरण मिले हुए हैं, पशुओं की बहुसंख्या में हड्डियां मिली हुई हैं, गदा शीर्ष जो 9 पाषाणी गदा शीर्ष मिला हुआ है और 9 पाषाणी 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हुई हैं और 1 प्रस्तर हथौड़ा और तांबे का चाकू भी मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ से पशुओं की बहुसंख्या में हड्डियाँ मिली हुई हैं, पशुओं की बहुसंख्या में हड्डियाँ मिली हुई हैं और यहाँ से गदा शीर्ष मिला हुआ है, ठीक है। और 9 पाषाणकालीन
दो कुल्हाड़ियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। नवपाषाणकालीन 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मिला है, एक प्रस्तर का हथौड़ा मिला है। प्रस्तर माने पत्थर होता है। एक प्रस्तर का हथौड़ा मिला हुआ है और एक आपका तांबे का चाकू, मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, द्वितीय उपकाल से लघु पाषाण उपकरण मिले हुए हैं, बहुत पशुओं की बहुसंख्या हड्डियाँ मिली हुई हैं, गदा शीर्ष मिला हुआ है, ठीक है। नवपाषाणकालीन 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हुई हैं, एक प्रस्तर का हथौड़ा मिला हुआ है, एक तांबे का चाकू मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा तृतीय उपकाल से क्या मिला हुआ है। बर्तन की संख्या जो बढ़ गई है और कहा जाता है पुच्छल लौह, एक रथ मिला हुआ है और बाण मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ जो है बर्तन की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। बर्तन की संख्या बढ़ गई है और कहा गया है कि पुच्छल लौह बाण मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो है प्रस्तर की एक गुड़िया मिली हुई है और प्रस्तर की एक गुड़िया मिली हुई है और एक सील का टुकड़ा मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिए लंगनाज को 3 उपकालों में विभाजित किया गया है आपका, प्रथम उपकाल, द्वितीय उपकाल और तृतीय उपकाल, ठीक है। प्रथम उपकाल को जो है, प्रथम उपकाल में पशुओं की हड्डियां मिली हुई हैं, मानव समाधान मिला हुआ है, यदा कदा मृदभांड भी मिला हुआ है, ठीक है। द्वितीय उपकाल में आपका लघु पाषाण उपकरण मिला हुआ है, पशुओं की बहुसंख्या हड्डियां मिली हुई हैं, गदा शीर्ष मिला हुआ है, नवपाषाणकालीन 2 कुल्हाड़ियां मिली हुई हैं, एक प्रस्तर हथौड़ा मिला हुआ है, एक तांबे का चाकू मिला हुआ है, ठीक है। देखिएगा तृतीय उपकाल में बर्तन की संख्या बढ़ गई है, पुच्छल लौह बाण मिला, यानी लौह बाण जो है, बाण का पुच्छल भाग लोहे का मिला हुआ है और प्रस्तर की एक गुड़िया मिली हुई है, सील का एक टुकड़ा मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन स्थल पाए जाते हैं। देखिए महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ मिलते हैं, उसको हम देख लेते हैं, नाम जानते रहें। ठीक है, देखिएगा महाराष्ट्र में कहा जाता है मुंबई के पास एक खंडीवली है, वहां से मुंबई के पास खंडीवली एक स्थल है, वहाँ से, और इसके अलावा पैठन से, धुले से, नासिक से, पैठन से, धुले से, नासिक से, अहमदनगर, पुणे, अहमदनगर से नगर पुणे, और इसके अलावा आपका ठाणे से भी मिला हुआ है, ठाणे से भी महाराष्ट्र में जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका अभी आगे वाला जो बचा हुआ मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल है उसको हम आगे पढ़ेंगे दूसरे भाग में। आज यहीं तक हम बताएंगे आपको, ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करिए। थैंक यू।